Welcome on ECMA class. We discuss about study number 1 accounting basis. फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं इसको रिकॉल करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग में, जो द अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं भी पूछ सकता है। यहाँ एमसीक्यू में पूछ सकता है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, 4 ऑप्शन दिया होगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और फोर्थ में होगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको लगाना है ऑल ऑफ द अबव, अदरवाइज ये फिलअप में भी आ सकता है, जैसे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ डैश डैश एंड डैश। तो आपको यहाँ पे करना है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कर लीजिए। देखिए अकाउंटिंग क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें ये भी पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। The primary objective of accounting is to provide useful information for decision making to stakeholder। अब stakeholder कौन कौन से होते हैं, तो आपको देखिए ऑनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए। इनको डिसीजन मेकिंग लेने के लिए हमें ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, अकाउंटिंग का जो काम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है। चलिए सेकंड पे आ जाइए, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में होता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एसेट्स, लायबिलिटी, जिससे मालूम चले कहाँ नेट प्रॉफिट है, कहाँ एसेट्स है। ओके, चलिए थर्ड में चलिए स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का जो रिजल्ट है उसको सर्टेन करना। फोर्थ में टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखिए रिजल्ट क्या बताता है यहाँ पे थर्ड बुलेट में, प्रॉफिट एंड लॉस को, या सिंपल शब्द में कहिए तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट के थ्रू हमें मालूम चल रहा है कि फाइनेंशियल पोजीशन उस ऑर्गेनाइजेशन की कैसी है। जैसे देखिए यहाँ पे एसेट्स एंड अर्निंग इक्विटी के बारे में मालूम चलता है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में मालूम चलता है। फोर्थ जो है नॉलेज टू सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी रेशियो के थ्रू हम सॉल्वेंसी पोजीशन के नॉलेज की, इसके पास कितने इसके लोन है, कितने कंपनी कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उसके बारे में हमें प्रोवाइड करता है। देखिए यहाँ पे इसकी समरी दिया हुआ है, एक बार मैं आपको और रिकॉल कर दूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो एमसीक्यू दिया हुआ है वो तो आएगा ही आएगा, यहाँ से ही पूछ सकते हैं। जैसे तो आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्या होगा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर फॉर रेशनल डिसीजन मेकिंग। सेकेंड होगा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। थर्ड होगा असर्टमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबव ट्रांजेक्शन। रिजल्ट क्या बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग। असर्टेन इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू, बैलेंस शीट के थ्रू हम मालूम करते हैं। और नॉलेज ऑफ सॉल्वेंसी पोजीशन, जैसे कंपनी के करंट रेशियो क्या है, इसके पीई रेशियो क्या है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलिए हम आपको करते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद फोरकास्टिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग, फिर कंपेयर करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, फिर कंट्रोल, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड टैक्सेशन करते हैं। ओके, इसको अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है कंपनी, उसको फोरकास्ट करना, आगे प्रिडिक्ट करना। मेजरमेंट जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना है। तो ये बुलेट याद कर लीजिएगा। चलिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में आपको डिफरेंस बता दूं। बुक कीपिंग में होता है जैसे कि आउटपुट ऑफ बुक कीपिंग इज एन इनपुट ऑफ अकाउंटिंग। जो बुक कीपिंग से आउटपुट निकलता है वो अकाउंटिंग में आके इनपुट हो जाता है। ओके, बुक कीपिंग इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का फाउंडेशन क्या होता है, बुक कीपिंग होता है। फाउंडेशन का मतलब है जस्ट लाइक बेसिस, कि उसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग बनाते हैं। बुक कीपिंग इज कैरिड आउट बाय जूनियर स्टाफ, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसको सीनियर स्टाफ और उसके पास स्किल और नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंटिंग प्रॉपर अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अकाउंटिंग साइकिल कर बता दूं। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन फर्स्ट सब्सिडरी बुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड में जर्नल एंट्री पास करते हैं, थर्ड लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, जैसे कि ट्रायल कुछ एरर हो गया तो उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं। क्लोजिंग एंट्री करते हैं सबका, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या आता है, वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
ओके। अब अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन बता दूंगा आपको कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम नेक्स्ट जो इसके बी पार्ट है उसमें आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करूंगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिस होता है ना, अकाउंटिंग का बेसिस दो बेसिस होता है, एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस। और मैं यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। जैसे कि कैश बेसिस जो होगा, जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन किए, जैसे इंप्लॉय को सैलरी पे की, तो कैश बेसिस में तक जब हम पे करेंगे, जैसे इस साल की सैलरी है और हम पे किए उसको अगले साल, तो बुक में ट्रांजेक्शन में जो उसको ना रिकॉर्ड करेंगे अगले साल। एक्रूअल बेसिस में होता है कि आप पे करो या ना करो, अगर एक्रूअल हो गया तो आप उसी साल करना है। जैसे इस साल का जो एक्सपेंसेस है, इसी साल इनकम है, इसी साल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो और नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर में। लेकिन कैश बेसिस में जब हम रिसीव्ड करते हैं उसी बेसिस पे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे एक इसको याद है, हाइब्रिड एंड मिक्स बेसिस क्या होता है, तो इसको पढ़ना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे वेट अ मिनट, चलिए बताता हूँ। अंडर द हाइब्रिड सिस्टम इनकम आर रिकॉग्नाइज कैश वे। इनकम जो होता है वो कैश बेसिस पे होता है और एक्सपेंस जो होता है एक्रूअल बेसिस पे होता है। ओके, और कोई इसमें खास नहीं। चलिए अब ये जो कुछ डेफिनेशन दिया हुआ है, आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। करंट एसेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़िए। करंट एसेट्स क्या होता है, जैसे कि एन एसेट्स shall be classified as a current when it satisfy any of the following, यानी any इनमें से कोई भी कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको करंट मानेंगे। जैसे इट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज्ड इन और इज इंटेंडेड फॉर सेल और कंजम्पशन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है, उसमें या तो सेल हो या कंपनी खुद कंज्यूम करे। ये जो है प्राइमरी हेल्ड हुआ है, रखा गया है ट्रेड के लिए। ओके, इट इज ड्यू फॉर रियलाइज विद इन 12 मंथ के विद इन अगर रियलाइज हो रहा है तो करंट एसेट्स है, 12 मंथ के बाद रियलाइज हो रहा है तो करंट एसेट नहीं है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट जो होता है, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब हुआ। इसमें ये जो सी पॉइंट है इसको एक्सेप्शन है इसका। जैसे कि कैश है वो 12 महीने उसके बाद भी अगर रियलाइज हो रहा है तो उसको हम करंट एसेट मानेंगे। ओके, नॉन करंट एसेट्स वही होता है जो करंट एसेट नहीं होता है। करंट लायबिलिटी के बारे में बता दूंगा आपको कि वही सेम है, इसमें एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ड्यू टू बी सेटल विद इन 12 मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। अब रिपोर्टिंग डेट के 12 मंथ के अंदर अगर सेटल हो जा रहा है तो करंट लायबिलिटी है, और सेटल नहीं हो रहा है तो नॉन करंट लायबिलिटी है। वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कोई आपसे पूछे कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो जो टोटल करंट एसेट्स होता है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है। और जो अब जैसे आपको से कोई पूछे तो आप नेट बताते हो, यहाँ पे देखिए वर्किंग कैपिटल नेट जो दिया हुआ है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो कंटिजेंट, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कंटिजेंट लायबिलिटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, तो कहाँ रिकॉर्ड होता है, आगे भी दिया हुआ है, बट डिस्क्लोज बाय वे ऑफ अ नोट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जो नोट्स टू एक नोटिंग करके इसको दिखाया जाता है कंटिजेंट लायबिलिटी को। कैपिटल के बारे में आपको मालूम है, ड्राइंग्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ड्राइंग्स विल बी रिजल्ट इन रिडक्शन इन द ओनर कैपिटल। ओके, नेटवर्थ, नॉन करंट लायबिलिटी सब देख लीजिएगा। हाँ, डेटर्स के बारे में बता, डेटर्स तो आपको मालूम है, क्रेडिटर्स, डेटर्स। अब डेटर्स के 3 टाइप्स है, गुड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बैड डेट्स। गुड्स क्या होते हैं, जो रियलाइज हो सकते हैं। डाउटफुल क्या है, डाउटफुल है कि मे या मे नॉट बी, यानी सियोरिटी नहीं है कि मिल भी सकते हैं पैसे, लगता है कि मिल भी जाएंगे, नहीं भी मिल सकते हैं। और बैड डेट्स यानी कि जिसको हम 100% बोल सकते हैं कि ये नहीं मिल सकता है। ओके, क्रेडिटर्स के बारे में वही कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट आगे जाएंगे, इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया, वहां पे आपको मैं बताऊंगा, इसलिए यहाँ पे आप ऐसे स्किप कर दीजिए। बैलेंस शीट, हाँ मैं पहले बताया था आपको, जो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव उसमें समझाया था कि बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या मालूम चलता है, उसका रिजल्ट मालूम चलता है कि रेवेन्यू
जो अर्न किए हैं, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस समझ लीजिए, कोई भी पूछ सकता है सिंपली। तो जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, आगे इन फ्यूचर जैसे कोई पूछे कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जैसे इंटरव्यू दें, अकाउंटेंट के लिए गए आप कहीं इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है तो आपको आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो कंप्यूटेड ऑन लिस्ट प्राइस और इनवाइस पे जो दिया होता है प्राइस, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, टीवी है, उसका इनवाइस 15,000 है, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 15,000 का 20% कितना होगा, सॉरी यहाँ पे एक जीरो और होगा, मैं अभी कर देता हूँ। वेरी हाईलाइट, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं वो कर दूंगा, इसमें चेंज कर दूंगा। तो ये इसके 3,000 हो गए। अब इसके आगे आइए, कैश डिस्काउंट क्या होता है। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यानी इसके डिडक्शन के बाद कितना बचा अमाउंट, 12,000। 12,000 का 2% यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है, तो आया 2240, वो कैश डिस्काउंट हो गया। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले, जैसे अगर आपको दोनों डिस्काउंट मिल रहा हो तो सबसे पहले आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट दोगे। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा कुछ इसमें एडिट करने वाला, कोई नहीं फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं। हाँ, थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, तो बेसिक एजम्पशन होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है और मॉडिफाई प्रिंसिपल होता है। इसके बारे में आगे एक्सप्लेन किया हुआ मैं करता हूँ। एजम्पशन क्या होता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ओनली, जैसे जो बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है वही हम बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, जो अपने पर्सनल होते हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करते। गोइंग कंसर्न का होता है बिजनेस हैज कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस, यानी बिजनेस जो है साल दर साल चलता रहेगा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या होता है, ट्रांजेक्शन विच आर एक्सप्रेस इन मनी टर्म। मनी टर्म का मतलब कि आप कभी जो जनरल एंट्री पास करते हैं तो उसमें जो अमाउंट होता है मनी के टर्म में होता है। ऐसा तो नहीं है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू, जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसमें मनी होना, अमाउंट होना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एजम्पशन ये जनरली चलता है। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज जस्ट बिकॉज अकाउंटिंग पीरियड चेंज हुआ तो इसके अकाउंटिंग पीरियड के चेंज होने से कोई ऐसे सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। ओके, चलिए एक रूल कंसेप्ट आपको मालूम है, मर्केंटाइल सिस्टम बोलते हैं। प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ओनली दोज ट्रांजेक्शन विच आर एक्चुअली रियलाइज। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, सेल और प्रॉफिट ऑन सेल विल बी टेकन इनटू अकाउंट्स ओनली व्हेन मनी इज रियलाइज्ड। जब मनी रियलाइज होता है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब मैचिंग ऑफ एक्सपेंस अगेंस्ट इनकम, जो इनकम हो रहा है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंस है उसको मैच करना। फुल डिस्क्लोजर में वही होगा कि सारे इन्फॉर्मेशन जो है, देखिए यहाँ पे ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट डिस्क्लोज, फुली डिस्क्लोज करना बहुत जरूरी होता है। ड्यूलिटी कंसेप्ट क्या होता है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, बेनिफिट रिसीव्ड एस्पेक्ट, बेनिफिट गिवन एस्पेक्ट। दो एस्पेक्ट होता है, ड्यूल है तो दो होगा, एक बेनिफिट लेंगे तो बेनिफिट देना और लेना, गिविंग रिसीविंग गिविंग। वेरिएबल ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट, इसमें होता है कि डॉक्यूमेंटरी एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी मेड विद फॉर कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, जो होता है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। हिस्टोरिकल कंसेप्ट में देखिए, इसमें ये समझाता हूँ क्या होता है। कोई भी एसेट्स, जैसे आपने कोई बिल्डिंग लिया और बिल्डिंग का प्राइस जिस समय लिया उसमें 10 लाख था, तो जो बैलेंस शीट है उसमें हम, जैसे करंट प्राइस उसका 20 लाख है, तो 20 लाख ना दिखा के बैलेंस शीट में उसको डेप्रिसिएशन को, जो पुराने प्राइस से जो 10 लाख है उसमें डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करके और उसको ही बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट बोलते हैं। देखिए, द एसेट्स आर शोन एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट डिड्यूस्ड बाय डेप्रिसिएशन। जो एक्चुअल वैल्यू होता है इररिलेवेंट होता है। बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट में डेबिट जो है क्रेडिट के इक्वल होता है, एसेट्स लायबिलिटी के इक्वल होता है, ये आपको मालूम है। चलिए कुछ मॉडिफाइड प्रिंसिपल है, इसके बारे में देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, इसमें क्या होता है, जो एरर ओरर होगा उसको, उसके बारे में पता है कि जो एरर ऑफ ओमिशन, जब हम रेक्टिफिकेशन एरर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अच्छे से समझाएंगे। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है जो पॉलिसी है वो कंसिस्टेंसी चलता रहे, नहीं कि इस अकाउंटिंग पीरियड में कुछ और पॉलिसी रहा, अगले अकाउंटिंग में हम पॉलिसी चेंज कर दिया, ये नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपको वैल्यूएशन पॉसिबल है और आपके अल्टरनेटिव वे है, दो जैसे वैल्यूएशन अलग अलग
मेथड्स पॉसिबल है वेब से, तो आपको जो सुटेबल जो फेयरली होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करेंगे। टाइम लाइन कंसेप्ट क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर टाइम डेट वाइज हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऐसा कोई खास नहीं है। चलिए हम आते हैं अब एमसीक्यू पे फ्रेंड्स। यहाँ तक इसे आपको मैंने रिकॉर्ड करा दिया, अब ये एमसीक्यू सॉल्व करा देना हूँ। चलिए फर्स्ट नंबर शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट करेंसी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें करेंसी जो ट्रांजेक्शन होता है कैसे रिकॉर्ड करते हैं, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इन द रूलिंग करेंसी ऑफ कंट्री इन विच ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जिस कंट्री में ट्रांजेक्शन टेक प्लेस हुआ है, जैसे मान लीजिए इंडिया में हुआ है तो रुपीज में करेंगे, अमेरिका में हुआ है तो डॉलर में करेंगे। इसके सेकंड में इन द रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच बुक्स ऑफ अकाउंट आर प्रिपेयर, जैसे कि जिसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट अपना प्रिपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया की कंपनी है, इंडिया में उसका बुक्स ऑफ अकाउंट पे वो प्रिपेयर कर रही है और ट्रांजेक्शन है वो यूएस में हो रहा है, तो जैसे कि रुपीज में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। सी वाला नंबर है इन द करेंसी सेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो आपको करेंसी बताएगा उसी करेंसी में करना है। टी में इन द करेंसी सेट बाय गवर्नमेंट, या कोई गवर्नमेंट बता रहा है कि इसी करेंसी में करना है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। जो रूलिंग करेंसी जो होगा कंट्री में बुक्स ऑफ अकाउंट जहां मेंटेन करेंगे, अगर अमेरिका में हो रहा है तो अमेरिकन डॉलर में होगा, अगर इंडिया में हो रहा है तो इंडियन रुपीज में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ, मैचिंग कंसेप्ट में था कि जो एक्सपेंस है उसको इनकम से मैच करेंगे, इसका आंसर सी होगा, मैचिंग कंसेप्ट होगा। सेकंड नंबर ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगा, मेटेरियलिटी नहीं होगा, पीरियोडिक नहीं होगा। थर्ड नंबर है डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर रिजल्ट, जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिसको हमें पैसे देने होते हैं, जो अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा कैश क्या होगा, कैश ऑल्सो डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, क्रेडिटर्स इधर लायबिलिटी होगा, कैश उधर जो होगा एसेट साइड में है, तो अगर एक साइड डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो दूसरे साइड भी डिक्रीज होगा। ओके, तो इसका सही आंसर बी होगा। फोर्थ नंबर पे आइए, राम परचेज अ कार 10,000 rupees, paid 3,000 as a cash and balance amount will be paid 3 equal installment due this। उसने 10,000 का कार परचेज किया, 3,000 दिया, 7,000 उसकी लाइबिलिटी बन रही है, तो इस ऑप्शन देखिए, द एसेट्स इंक्रीज बाय 10,000, क्या एसेट 10,000 से इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज 3,000, ये तो हो ही नहीं सकता है, बी नंबर। सी एसेट्स विल बी इंक्रीज बाय 7,000 with corresponding increase liability by 7,000, और डी बोथ बी और सी। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो सी, एसेट्स विल बी इंक्रीज बाय 7,000 और लायबिलिटी विल बी, वेट अ मिनट फ्रेंड्स, जैसे 10,000 पेड 3,000 7,000, तो एसेट्स विल बी इंक्रीज 7,000 और corresponding लायबिलिटी 7,000, दोनों जो है ना corresponding, तो इसका इफेक्ट जो है नहीं पड़ेगा ट्रांजेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ, कंसेप्ट पढ़े थे, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग कि मैंने बताया था आपको। जैसे देखिए अगर मैं डायरेक्ट एमसीक्यू कराता तो आपको इसमें क्या करना पड़ता, मैं उसको पढ़ के अगर इसका ऑप्शन बता देता, बेशक मैं चारों को समझाता, लेकिन उसके बाद आपको ये याद करना पड़ता, मैं पहले आपको समझाया, उसके बाद में आपको भी अगर सेल्फ कर रहे हो तो आपको ये फॉलो करना चाहिए, पहले आपको कंसेप्ट पढ़िए उसके बाद ही एमसीक्यू कीजिए, डायरेक्ट एमसीक्यू पे मत आइए, अगर आप डायरेक्ट आइएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट हो जाएगा। 6 नंबर पे आइए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इज मेड एज पर,
सिक्स्थ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज मेड एज पर कंजर्वेटिव कंसेप्ट होता है। सेवेंथ में देखिए फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज एज पर, कौन से कंसेप्ट पे कैटेगराइज होगा, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में होता है। 8, ओमिशन ऑफ पैसे एंड शोइंग द राउंड ऑफ फिगर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिटी कंसेप्ट होता है, मेटेरियलिटी कंसेप्ट। 9th, इनकम टैक्स ऑफ द सोल ट्रेडर पेड इज, जो इनकम टैक्स पे करते हैं उसको तो एक्सपेंस है, तो डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। 10th नंबर पे आइए, पेमेंट ऑफ सैलरी इज रिकॉर्डेड बाय, देखिए इसमें वो गोल्डन रूल लगता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो गोल्डन रूल है तो क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर पे आइए, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर कैश वुड बी, जो फर्नीचर है तो फर्नीचर परचेज करेंगे तो क्या होगा, फिक्स एसेट जो है वो इंक्रीज होगा, करंट एसेट जो होगा डिक्रीज होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज फिक्स एसेट्स एंड रिड्यूस करंट एसेट्स, यानी डिक्रीज, फर्स्ट नंबर ए वाला है, ए वाला हो जाएगा। नारेशन और गिवन एट द एंड ऑफ, नारेशन किसके एंड में, जर्नल एंट्री जब आप करोगे ना तो उसके अंडर इसके एंड में ना आपको ईच जर्नल एंट्री आपको नारेशन देना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट का क्या होगा, क्रेडिटर जो है पर्सनल अकाउंट है, रेंट जो है एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, मैसेंजर कैश जो है रियल अकाउंट है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे। फोर्टीन नंबर आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है प्रिपेयर होता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है। करंट लायबिलिटी मींस, जैसे आपको मैं बताया था डेफिनेशन में ऊपर की, करंट लायबिलिटी क्या होता है, तो आप इस आइए, लायबिलिटी विच आर पेबल विद इन 12 मंथ, लायबिलिटी विच आर पेबल इमीडिएटली, ऐसा तो कुछ है उसमें हम पढ़े नहीं थे, लायबिलिटी विच आर पेबल आफ्टर वन अकाउंटिंग ईयर, नहीं है, करंट लायबिलिटी हो ही नहीं सकता, लायबिलिटी विच आर रिकॉर्ड रीडेबल विद इन 3 मंथ, ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके चलिए, तो 15 क्वेश्चन हम एमसीक्यू कर लिए। और फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ, इसलिए कि पेपर आपके आने वाले हैं, मैं डीपली जाऊंगा फिर इंटायर सिलेबस नहीं हो पाएगा। मेरा जो फोकस है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करवाना है, इसलिए आप घबराइएगा मत, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, इससे कोई, अब देखिए ये खुद कर लीजिएगा। चलिए मैं बता भी देता हूँ, बुक कीपिंग रिकॉर्ड ओनली डैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, कौन सा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, यहाँ दिया हुआ है, इसको खुद से पढ़ना है। एक the generally assume that the business will not liquidate at the near foreseeable future because of the going concern concept में हम पढ़े थे कि बिजनेस जो सालों साल चलता रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। The capital contributed by proprietor is treated as the liability according to, जो कैपिटल है प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या ट्रीट करते हैं, बिजनेस एंटिटी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसमें बताया गया है जो बिजनेस एक्सपेंस है उसी को रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब देखिए जीएपी गैप मींस, इसका फॉर्मूला मैं बताया पढ़ाया था, इसका फॉर्मूला याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ये बीवीआई क्वेश्चन, इसको ले लीजिए आप। जनरली एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल। 5th क्वेश्चन पे आ जाइए, एक्सक्यूज मी, वेयर इज window dressing of accounting means showing more profit after taking investment. Okay, 6th number, the accounting statement are mandatory for sorry अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो एक एस पढ़ोगे ना आप आगे, शायद इसमें कहीं हो, तो हर सारे कंपनी के लिए मैंडेटरी है। इन जर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड ऑन कार्नोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। द अमाउंट ऑफ डेट विच आर नॉट रिकवर
और रियलाइज इज कॉल्ड बैड डेट्स। जो मैं डेटर्स आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कितने टाइप के डेटर्स होते हैं। तो एक होता है गुड डेट्स, डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स। बैड डेट्स वो होते हैं जो कि जिससे लगता है कि हमें रिकवर नहीं हो सकते हैं। देखिए नॉट रिकवर्ड, ये जो पॉइंट है नॉट रिकवर्ड, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट को बोलते हैं। जीपी का फॉर्मूला होता है। लाइव स्टॉक एसेट्स, लाइव स्टॉक क्या होता है, जैसे कि हॉर्स हो गया, जैसे बुल कार्ड होता है ना, तो उसमें बुल जो लगे होते हैं उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं, उसको एसेट्स में ट्रीट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड एंट्री, जर्नल एंट्री बोलते हैं। 12 में भैया एक्सपेंस अकाउंट में ऑलवेज भी एक्सपेंस जो होता है, जो गोल्डन रूल आपको याद करना है क्योंकि आगे फ्यूचर इनकम आएगा। डेबिट एक्सपेंस क्या होता है, ऑलवेज डेबिट होता है। ब्रीफ एक्सप्लेन जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं, जो ऊपर दिए होते हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आप सही से पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आएगा। ड्राइंग्स विल रिजल्ट ऑफ, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर हाईलाइट कराया था कि अगर कैपिटल जो होता है रिड्यूस होता है, ड्राइंग्स आप करोगे ना, जैसे ड्राइंग्स का मतलब पैसे निकालना, तो पैसे जब निकालोगे तो हमारे उसमें शेयर कम होगा, रिड्यूस होगा। और डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी, डेटर्स जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। ओके, ट्रू फॉल्स, चलिए मैं द फॉलोइंग करता हूँ, ट्रू फॉल्स खुद से कर, चलिए मैं ट्रू फॉल्स भी करा देता हूँ, इस पर कोई बात नहीं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ओके, ये कहाँ से, अब देखिए मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग इज, मैं बताया था ना, अब देखिए मैं आपको बताया था एमसीक्यू में कि उसमें मल्टीपल चॉइस में या ट्रू उसमें आएगा, लेकिन ये कहाँ आ गया, ट्रू फॉल्स में। इसलिए ना क्वेश्चन कहीं से कहीं आ सकता है। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रू होगा। कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द अकाउंटिंग कंसेप्ट, नहीं ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि मैं देखिए आपको अभी दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पे अकाउंटिंग कंसेप्ट, देखिए यहाँ पे ये कितने अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर वो फॉल्स होगा। ओके, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद बोथ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फॉल्स, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में क्या था कि ओनली मॉनेटरी होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी नहीं होना चाहिए। ओके, ये फॉल्स है। ज्वाइंट वेंचर फॉलो द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फॉल्स। ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न, ज्वाइंट वेंचर कितना एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ज्वाइंट वेंचर का आगे एक ज्वाइंट वेंचर पढ़ोगे ना, तो ये जो होता है किस 1 साल 2 साल के लिए हम इसको ज्वाइंट वेंचर करते हैं, जब हम किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए ज्वाइंट वेंचर भी। लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो एग्जिस्टेंस करेगा सालों साल, इसलिए ये जो है आपको देखना है। चलिए 5th नंबर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ट्रू, अकाउंटिंग की डेफिनेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहां से आया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। चलिए इसको हाईलाइट करते चलिए, ग्रीन से कर दीजिए। डबल एंट्री प्रिंसिपल मींस राइट ट्वाइस इन द सेम एंट्री, नहीं ट्वाइस नहीं होता। डबल एंट्री का मतलब होता है डबल इंपैक्ट होता है, ट्वाइस लिखना नहीं होता, इसलिए फॉल्स है, सही है। क्रेडिट मींस इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन एसेट्स। ट्रू, किसी चीज को क्रेडिट करेंगे तो लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, एसेट्स डिक्रीज होगा। गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट, फॉल्स होगा, गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होता है। रिटर्न इनवर्ड इंप्लाई परचेज रिटर्न, फॉल्स। रिटर्न, कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ट्रू, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, बिल्कुल ट्रू है। चलिए मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं जल्दी से। जैसे देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है ए, आपको इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं। डेटर्स क्या है, जे में देखिए यहाँ पे क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो डेटर और क्रेडिट पर्सनल है। एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट है, देखिए जी रियल अकाउंट है। एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। टाइप्स ऑफ अकाउंट के हो गए। ओके, एंड इंक्रीज इन एसेट्स क्या होगा, जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एफ देखिए डेबिट करेंगे, ऊपर दिया हुआ था डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब देखिए इंक्रीज लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसका ऑपोजिट कर दो, क्रेडिट करेंगे, एच। फिक्स एसेट्स क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स होता है। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, गुडविल जो है इंटेंजिबल। और यहाँ पे क्या लिखा था, आप ऊपर जाओगे ना तो देखो ट्रू फॉल्स में
गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट्स, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स नहीं, क्या होता है, गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है फिक्टिशियस एसेट्स होता है। तो एसेट्स के क्लासिफिकेशन में भी आपको ध्यान देना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या होता है, डिबेंचर होता है। टोटलिंग अमाउंट क्या क्या रहता है, देखिए आई कॉस्टिंग होता है। ओके फ्रेंड्स, अब कमिंग सुन नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए।